राजधानी राजधानी। मोहतरम नाजरीन किराम, न्यूज़ मालेगांव में आपका इस्तकबाल है। इस वक्त हम आपकी मुलाकात चहीते अवामी लीडर जनता दल सेकुलर के सेक्रेटरी मुत्तहदा महाज के राब्ता-ए-कार साथी मुस्तकीम डिग्निटी से करवा रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं वो सब जो आवाम भी जानना चाहती है। मुस्तकीम भाई, कॉरपोरेशन के इंतखाबात को हुए 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। मुत्तहदा महाज 3 सालों में अपोजिशन का किरदार निभाने और अवामी तवक्कात में कितना कामयाब रहा? मुत्तहदा महाज पूरी तरह कामयाब रहा अपोजिशन निभाने में। उसकी मिसाल ये है कि मालेगांव ये वाहिद शहर है पूरे महाराष्ट्र में जिसके लगभग 100 से ज़्यादा ठहराव मालेगांव महाराष्ट्र सरकार ने विखंडित किए। ये मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र के किसी मेयर के इतने ठहराव विखंडित किए गए होंगे। और अगर ये अपोजिशन नहीं होती तो ऐसा नहीं होता। आज करोड़ों रुपया जो ज़मीन का है वो बंदर बांट कर दिया गया होता बरसर इक़्तिदार की तरफ से, लेकिन हमने उसको रोका और जहाँ तक हम जो चीज़ रोक सकते थे वो रोके। जो नहीं रोक पाए उसमें हमने आवाज़ ज़रूर बुलंद की। अगर दाबाड़ी को पानी देने का सवाल आया तो उस पर हमने एहतजाज किया, हमारी तरफ से पूरी ताकत से उस पर अपोजिशन की गई। ऐसे कई मसाइल हैं, मगर मामला ऐसा हो गया कि बरसर इक़्तिदार बदउनवानी में इतना ज़्यादा डूब चुकी है कि शहर के हालात आज खंडरनुमा हो चुके हैं। लेकिन अपोजिशन के तौर पे हमको जो महासभा में बोलना चाहिए, जो बाहर बोलना चाहिए, हाँ, हम जहाँ तक कॉरपोरेशन का मासी नुकसान होने की बात होती है, हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि उसको बचाया जाए। और इसी की कड़ी थी कि बुलंद इकबाल ने उस वक्त एतराज़ दाखिल किया महाराष्ट्र सरकार में और 56 ठहराव उस वक्त विखंडित हुए और आज 43 ठहराव निलंबित हुए। कांग्रेस, शिवसेना और बीजेपी पर मुश्तमिल बरसर इक़्तिदार की 3 साल कारकर्दगी कैसी रही? नदी के इस पार अगर हम देखें तो बिल्कुल ज़ीरो रही। और ये 3 साल कारकर्दगी का सिर्फ सवाल नहीं है, ये सवाल इससे पहले भी जो इक़्तिदार रहा कांग्रेस पार्टी या उससे मिलकर शहर में पुख्ता कामकाज नहीं हुआ। जो लोग 20 साल का नारा लगाकर 20 साल पहले तरक्की का नारा लगाकर आए थे वो सचमुच ये है कि उन्होंने शहर को धोखा दिया। तरक्की के सही मायने शहर को बताए नहीं गए। तरक्की जो है इंसान की बुनियादी ज़रूरत थी। आज 20 साल पहले आज तो 20 साल में ऐसा है कि एक वोटर जवान हो गया जी। लेकिन जो पुराने लोग हैं वो अगर उनसे बातचीत आप करो या मैं खुद करता हूँ तो कहीं ना कहीं ये बात बोली जाती है कि 20 साल पहले सड़कें जो थी वो पुख्ता थी, गटरें जो बनती थी अच्छी क्वालिटी की बनती थी, यानी कम बजट था, म्यूनसिपलिटी थी, मगर अच्छे कामकाज हुआ करते थे। और जो बिल्डिंग कामकाज, आज आप बड़ी बाज़ार को ले लो, वहाँ वो जो काम हुआ था ऐसा बोला जाता कि जब ठेकेदार का बिल नहीं दिया गया तो ठेकेदार ने उसको सिक्कड़ से बांध दिया था जी। यार मेरा बिल नहीं दिया गया, क्यों इतनी डेयरिंग से उस वक्त रहा करता था कि उसने काम वैसा किया था तो म्यूनसिपलिटी को उसको देना पड़ा। लेकिन 20 साल पहले जो नारा लगा तरक्की का, सही बात है कि वो तरक्की का नारा नहीं था, वो नारा ठेकेदारी करने का था। और मालेगांव शहर में 20 साल में सिर्फ ठेकेदारी हुई है और दूसरा कोई कामकाज नहीं हुआ। कोरोना महामारी में कॉरपोरेशन की खिदमत कैसी रही? जैसी मैं अभी बोलूँगा तो बस बात यही आ जाती कि यार अब खिलाफ में ही बोलने का सवाल है, मगर उसमें भी वही हो गया ठेकेदारी। ठीक है, सब लोगों ने, अब वो तो महामारी ऐसी थी कि उसके लिए कोई दुनिया तैयार नहीं थी, तो अपनी कॉरपोरेशन का तो सब चीज़ ही निराला है जी। तो इसकी तैयारी का तो कोई सवाल ही नहीं था। मगर जो ठेकेदारी की नीयत थी वो उसमें भी वैसी शुरू हो गई कि तुम आए डीपी में गए, घरकुल योजना में वहाँ काम किए, तुम उसके बाद आए तुम्हारा हज कमेटी में काम किए, दिलावर हॉल में काम किए, मंसूरा में काम किए। ये सब पैसा फजूल में खर्च हो गया, ठीक है, वक्ती तौर पे। लेकिन हम अपोजिशन में थे, मगर यहाँ ऐसा है कि बरसर इक़्तिदार अगर अपोजिशन कोई बात बोल रहा है तो उसको सियासी रंग देती है। अपोजिशन
क्यों की जाती है? मजबूत अपोजिशन अगर है और वो अगर कोई बात बोल रही है तो बरसरे इक़्तिदार ने उस पर गौर करना चाहिए। सिर्फ ये कि अपोजिशन ने बोला इसलिए नहीं करना चाहिए, तो ये शहर का नुकसान करते हैं। हम उस वक्त बोल रहे थे कि यार ये पैसे कोई सरकारी हॉस्पिटल में लगा दो, जब वाडिया बंद था। अगर वाडिया में वो खर्च किया गया होता हज कमेटी का या ISDP का, तो आज वो सारे सामान आज हमारे पास होते, आज एक्सरे मशीन होती, सेंट्रलाइज जो O2 का काम था वो सब वहाँ हो चुका होता। आज कोरोना महामारी के बाद भी वो हमारे लोगों को इस शहर में काम आता, लेकिन वैसा कुछ किया नहीं। तो मेरा यही बोलना है, कोरोना की महामारी में भी कहीं ना कहीं बरसरे इक़्तिदार और कारपोरेशन ने ठेकेदारी की। वो तो हम अगर उस वक्त टेंट की मुखालफत इतनी सख्त तरीके से नहीं किए होते तो 36 करोड़ का काम था और सभी लोग उसमें मिल बांट के खाना चाहते थे। मुझे तो कुछ सियासी लोग ऐसे भी बोले कि यार बिरयानी पक रही है सभी खाएंगे, तो मैं यार नहीं, जिसमें आवाम का कोई फ़ायदा ही ना हो ऐसी बिरयानी मुझे पकाना ही नहीं है। जनता दल के मुताबिक कांग्रेस पार्टी चैंपियन चोर है, तो क्या जनता दल समेत दीगर पार्टियां दूध की धुली हैं? ऐसा है कि दूसरी पार्टियों के बारे में तो मैं नहीं बोलूँगा। कांग्रेस की बात ऐसी है कि पूरा शहर आज अगर हम देखें आज के दिन या इस वक्त के हालात, तो शहर के जो इतने ख़राब हालात हुए, आज कोई आदमी मुझे मालेगांव शहर में ऐसा आप मिला तो जो ये बोले कि यार मालेगांव शहर नहीं यार जितना बोला जाता, देखो यार एक रोड तो है ना, वो एक अहम शहरा है, वो तो अच्छी बनी ना, ऐसा मुझे एक आदमी मालेगांव शहर में नहीं मिलता। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ करप्शन है। उसके अलावा 20 साल में अगर ये करप्शन नहीं हुआ होता तो ये हालात नहीं आते। अब जनता दल कितनी दूध की धुली है नहीं है, अगर हमको तो कोई बजट भी नहीं मिलता, क्योंकि हम जिसके साथ में रहते इक़्तिदार में सबसे सख्त अगर कोई मुखालफत करता है ये शहर में, वो कोई भी मेयर रहा हो। यहाँ तक के इब्राहिम सेठ जब मेयर थे वो तो तीसरा महाज के थे, यानी राष्ट्रवादी मुफ्ती साहब के, मगर हमने उनकी भी मुखालफत बहुत शिद्दत से की। तो जनता दल को कोई फंड उंड देता नहीं, हमको जो फंड मिलता हमारे वार्डों में जाके कोई बहुत काम हम कर पाए ऐसा है नहीं, हमको कोई फंड ही नहीं मिलता, मगर चोरी हमने नहीं की। अगर हम आज इतने बेधड़क बोलते हैं कि ये लोग चोर हैं, तो हमारे वार्डों में भी जाके ये देख लेना। ऐसा तो है नहीं कि हम कारपोरेटर नहीं हैं, हम हैं, हमको जो भी थोड़ा बहुत कारपोरेटर बजट मिलता है 10 लाख 20 लाख, उतने में हम जो बुनियादी ज़रूरत है छोटी मोटी वो हम पूरी करते, मगर उसमें कहीं पे ठेकेदार से बदनवानी ना हो इसकी हम पूरी कोशिश करते। और अगर हमारे वार्ड में थोड़ा भी होगा तो ये राई का पहाड़ बना देंगे, मगर हम राई भी बनने नहीं देते। तो हम दूध के धुले हैं कि नहीं है, मगर हम चोरी चमारी में हमारा हिस्सा नहीं होता। रोड गटर समेत बुनियादी सहूलियात का फुकदान बरसों से चला आ रहा है, कौन है असल जिम्मेदार? सियासी लोग हैं और आवाम जो 20 साल पहले जो नारा दिया गया था तरक्की का, अब आप आवाम को समझ रहे हैं कि तरक्की क्या है। सच बात यह है कि तरक्की जो है, मैं इससे पहले ही बोला, निहाल साहब हमेशा बोलते थे गरीब इंसान की और आवाम की जो बुनियादी ज़रूरत है वही सही मानों में तरक्की है। कोई ये बोले हैं कि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाए, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर तुम सड़क अच्छी देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर लोग खुद खड़ा कर लेंगे। तुम अगर दूसरे शहरों में जाएंगे तो वहाँ कोई सरकार या म्यूनसिपलिटी नहीं कोई बिल्डिंग और वो सब बनाती मॉल। जो बुनियादी ज़रूरत है, पानी, सड़कें, ये सब अच्छी दी जाएंगी तो लोग बराबर आएंगे। आज आगरा रोड पे हम अगर देखें तो यहाँ से लेके दरेगांव तक इंफ्रास्ट्रक्चर आसपास अच्छा इसलिए नहीं है ना कि सड़क अच्छी नहीं है। अगर सड़कें अच्छी बने तो लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी दुरुस्त करेंगे। तो तरक्की की अहम बुनियाद जो है वो बुनियादी सहूलत है, जो मालेगांव कारपोरेशन इस 20 सालों में बराबर नहीं दे पाई, और सियासी लीडरान इसमें कहीं ना कहीं चोरी में मुलव्विस रहे, बदउनवानी करते रहे, और आज वो पूरा उभर के सामने आ गया तो लोगों को दिख रहा। हम अव्वल दिन से बोल रहे कि ये करप्शन होता, बदउनवानी होती, मगर उस वक्त लोगों को वैसी बात नहीं समझ में आ रही थी, मगर आज तो पूरा शहर ऐसे उभर गया है, ऊपर आ गया है। और उसकी अहम वजह उसकी जो जड़ें खोखली हुई वो बदउनवानी ही उसकी अहम वजह है। ऑनलाइन जनरल बोर्ड मीटिंग से आप कितना मुतमईन हैं? आप बार बार आवाज़ म्यूट करने का इल्ज़ाम लगाते हैं,
तो क्या बरसर इक़्तिदार आपका सामना करने से डरती है या कुछ और बात है? ऐसा है कि पहली मीटिंग में म्यूट किया गया था जब ऑनलाइन हुई, और मुतमईन होने नहीं होने का सवाल नहीं, सरकारी फ़ैसला है, वो स्टेट गवर्नमेंट का फ़ैसला है, इसलिए कॉरपोरेशन में उसके बारे में कुछ बोल के मतलब नहीं आता। और पहली मर्तबा में म्यूट किया गया था, हम लोग यहीं बैठे थे गठबंधन के कॉरपोरेटरों को, मगर उसके बाद से म्यूट ऐसा किया जा रहा है, नहीं कहीं ना कहीं बोलने का मौका मिला है। बरसर इक़्तिदार जो है पीछे भी हॉल में भी धांधली करके विषय पास कर लेते। मैं क्या बोला कि अपोजिशन की बात सिर्फ इसलिए नहीं सुनना कि ये सियासी मुखालफत है, यही सबसे ख़तरनाक बात है हमारे मालेगांव शहर में, जबकि दूसरे शहरों में या दूसरी सरकारें कहीं ना कहीं अपोजिशन की बात सुनकर, और अगर वो बात सही है तो उनको बुलाकर उस पर बातचीत करके कोई रास्ता हमवार करती, मगर मालेगांव शहर में वो वीसी की मीटिंग हो या महासभा हॉल हो, कहीं ना कहीं अपोजिशन की बात सिर्फ इसीलिए नहीं सुनी जाती कि ये मुखालिफ लोग हैं, और वो बात को नज़रअंदाज करके धांधली से ठहराव पास किए जाते, और उसी का नतीजा है कि 100 से ज़्यादा ठहराव आज विखंडित हो गए। ये मालेगांव शहर के लिए शर्म की बात इसलिए है कि इसका दूसरा मतलब सरकार के पास ये जाएगा कि मालेगांव महानगर पालिका में जो ओहदेदारान हैं, जो कारपोरेटर हैं, उनको कानून की कोई समझ ही नहीं है, वो बस बेधड़क कोई भी ठहराव पास करते और 100 ठहराव विखंडित हो गए। तो ये बरसर इक़्तिदार नहीं, ये सभी के लिए शर्मिंदगी की बात है। स्टैंडिंग कमेटी बर्खास्त हुई, नए अरकान के लिए मुत्तहिदा महाज से कौन ख्वाहिशमंद है? ऐसा है कि जो लोग जा चुके हैं, अभी हमारे वहाँ भी अभी 1-1 साल के हिसाब से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं। जो लोग नहीं गए हैं, ऐसे 8-9 लोग हैं, और मुफ्ती साहब ही मुत्तहिदा महाज के सदर हैं, तो वही फ़ैसला करते हैं। 4 कारपोरेटर्स के नाम वो देते हैं और एक जनता दल की तरफ से नाम हम लोग पार्टी की मीटिंग में तय करते। तो ख्वाहिशमंद तो जितने लोग नहीं गए स्टैंडिंग कमेटी में, तो हर वक्त तो ख्वाहिशमंद चुन के आने के बाद अगर किसी भी सियासी पार्टी में झगड़े की कोई वजह बनती तो वो स्टैंडिंग कमेटी बनती। अब क्यों बनती, ये पूरा शहर अब मेरे ख्याल से जानने लगा है। बकौल साथी निहाल अहमद, स्टैंडिंग कमेटी सिटिंग कमेटी होती है जहां पार्टीबाजी से परे सब कुछ तय हो जाता है। यहाँ की बदउनवानी रोकने के लिए आवाम ये चाहती है कि आप स्टैंडिंग कमेटी के लिए नामजद हो, आपका क्या ख्याल है? ऐसा है कि स्टैंडिंग कमेटी में जाने का हम लोगों का कोई इंटरेस्ट रहता ही नहीं। इससे पहले भी अभी जैसे गट नेता बुलंद भाई थे जी, अभी शान हिंद है, पहले साल में शान गई थी इस बार, इससे पहले वो चुन के आई तो स्टैंडिंग कमेटी में गई भी नहीं थी जी। गट नेता होने के बाद भी अभी पहले साल इसलिए गई थी कि कोई दूसरा जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। वो पहला साल ऐसा होता कि चिट्ठी खुल जाती है, तो इस वजह से कोई नहीं जाना चाहता, तो ये हुआ कि चले जाए। बुलंद भाई थे तो वो गई नहीं। पिछली बार भी बुलंद भाई गट नेता थे, तो आखिरी का 6-8 महीना जो बचा था वो कोई नहीं जाने वाला था, तो वो गए थे जी। और निहाल साहब जो बोलते थे वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि स्टैंडिंग कमेटी में सही बात यह है कि सेटिंग कमेटी है। दूसरा ये कि ऐसे भी ठहराव वहाँ कर दिए जाते जो विषय मीटिंग में लाए नहीं जाते। हाँ, मेरे अगर जाने की बात है तो पार्टी में की मीटिंग में अगर पार्टी के मेंबरान ये फैसला किए कि मैं जाऊं तो मैं जाऊंगा, तो फिर वो सेटिंग मैं तो उसका जो सही मफहूम है स्टैंडिंग कमेटी का वो बहरहाल आवाम के सामने ले आऊँगा। सेटिंग कमेटी मैं रहूँगा तो वो सेटिंग कमेटी नहीं रहेंगी, और हर हफ्ते का वो तनाज़ा होगा, हर हफ्ते की भांगड़ होंगी, लेकिन वो शहर में अगर मैं गया तो हर हाल में वो शहर के सामने सारे मसले ये अंदर क्या करते हैं वो लेके आ जाऊँगा। फिर वो कोई भी हो, वो हमारा आदमी हो कि दूसरा पार्टी का हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं रहता। अगर गलत होगा, बदउनवानी होंगी तो बेधड़क बोलेंगे, वो किसी के भी मामले में हो। अगर उसमें हमारा कारपोरेटर भी शामिल रहा तो उसके बारे में ही बोलेंगे। जनता दल की अवामी तहरीकों में अब पहले जैसा जोश और खरोश नज़र नहीं आता। क्या इस मफरूज़े को सच मान लिया जाए कि मालेगांव से जनता दल कमज़ोर हो रही है? बात कमज़ोर होने की नहीं है, ऐसा है कि एक नज़रिए मैं क्या बोला कि 20 साल पहले जो नारा लगाया गया कि निहाल साहब ने इस शहर में तरक्की नहीं की है, आज 20 साल का वक्फ़ा कोई मामूली वक्फ़ा नहीं है। 20-21 साल का वक्फ़ा। मैं एक बात बोला कि एक बच्चा पैदा हो के वो वोटर बन गया जी। इतने वक्फे में मुझे कोई ये समझा दे कि मालेगांव शहर की तरक्की हुई क्या?
झूठ बोलकर जनता दल को कमज़ोर किया गया, ये बात सच है। मगर अब कहीं ना कहीं अब जो लोगों से मैं मिलता हूँ जी तो लोगों में ये बात है कि नहीं, निहाल साहब का जो नज़रिया था इस शहर में, निहाल साहब का जो तरीक़ाकार था वही सही है, उसी तरीके से काम होना चाहिए। ये समझते समझते लोगों को 20-21 साल लग गया। क्योंकि मैं एक बात अभी पिछले सवाल पे भी बोला कि शहर पूरा उभर के आ गया और उसकी तरक्की वो बोले हैं कि चिल्ला रही है कि यार मालेगांव शहर की तरक्की की देखो ये कितनी तरक्की है। तो ये जो साहब के बारे में बोला गया था, जबकि उस वक्त के हालात, म्यूनसिपलिटी और एमएलए का फंड, यानी यहाँ तक कि स्टार्ट में निहाल साहब के आखिरी के 2 टर्म ऐसे रहे होंगे जब एमएलए फंड मिला, नहीं तो एमएलए फंड भी नहीं रहता था। निहाल साहब का जो काम था असेंबली में बोलना और दूसरी जो बुनियादी ज़रूरत थी शहर की, स्कूलें, मुझे आज बता दो ना कि कौन सी एक कॉलेज 20 साल में आई जी। अगर जनता दल उस वक्त कुछ नहीं की, जनता दल ने फार्मेसी कॉलेज लाई, आज नाइट कॉलेज थी, फार्मेसी कॉलेज मालेगांव की आज भी जी अगर आप उसका नेट पर रिसर्च करो तो महाराष्ट्र में टॉप की कॉलेज में आती है, उसका शुमार होता। तो ये इन 20-21 सालों में जिन्होंने तरक्की का नारा लगाया, उन्होंने एक स्कूल भी बनाई क्या मालेगांव में, और वो ऐसी वाहिद स्कूल है जो माइनॉरिटी के नाम पे है, यानी जिससे मुसलमानों को फ़ायदा। बात किसी काम करने की बात ये नहीं है, अभी कोई संस्था जाए और कोई कॉलेज लेके आ जाए, वहाँ लाखों की फीस ले और कोई बोले ये तरक्की है, तो हम इसको तरक्की नहीं मानते। हम तरक्की इसको मानते हैं कि वहाँ 18,000 रुपये में आदमी डिफॉर्म कर रहा है। और आज इतनी मेडिकलें हो गई, आज मालेगांव के ऐसे भी लोग हैं जो डिफॉर्म करके बम्बई में जा रहे लाइसेंस के साथ, तो उनको 25,000, 30,000, 35,000 लाइसेंस के साथ उनको पेमेंट मिल रही, तो हम इसको तरक्की मानते जी। तो मालेगांव शहर ने एक धोखे के तहत जनता दल की तरक्की की जो बात बोली थी, अब कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आ रहा है, और ये बात हम मानते कि जनता दल को जानबूझ के कमज़ोर किया गया। मगर इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में जनता दल पूरी ताकत से आवाम के सामने आवाम के साथ में खड़ी रहेंगी। और अब इसकी वजह है कि आवाम ने 20-21 सालों में ये देख लिया कि शहर की तरक्की का जो झूठा नारा लगाया गया था वो बकवास था। ये तुम समझ लो कि मालेगांव शहर में ये कितनी ख़तरनाक बात है कि कई ऐसे एरिए हैं, बेलबाग बोलो, इस्लामपुरे में भी पीछे एक सोसाइटी वाली सड़क है, अगर यहाँ पे कोई रोड बनाने की बात बोलेंगे तो आवाम बोलती है कि मत बनाओ, वो पुरानी अच्छी है, नवी की गारंटी तो तुम 1 साल की भी नहीं दे पाएंगे, ये हालत है जी। तो तरक्की कैसी हुई ये अब आवाम के सामने आ गया। तो जनता दल को जिन लोगों ने एक साजिश के तहत कमज़ोर किया था, अब लोगों की समझ में आ जाएगा, और जनता दल आज कहीं ना कहीं पहले से मजबूत होती जा रही है, और आगे चल के हम इसको और मजबूत करेंगे। रुकन असम्बली मुफ्ती इस्माइल कासमी, जिनकी जीत के लिए जनता दल ने पूरी बाजी लगा दी थी, उनकी कारकर्दगी से कितना मुतमईन है? कारकर्दगी का सच बात यह है कि उनको अभी मौका ही कहाँ मिला। अक्टूबर में चुन के आए, दिसंबर तक तो सरकार का ही मसाइल चल रहे थे, दिसंबर में सरकार बनी, 2-2.5 महीना नहीं चला, तुम्हारा मार्च से लॉकडाउन और ये हालात आ गए। तो वो कोई मौका अभी आया ही नहीं कि उनकी कारकर्दगी से मैं मायूस हो जाऊं या आज मुतमईन रहूं, ऐसी कोई बात मेरी समझ में नहीं आती। लोग ये सवाल पूछते हैं कि यार मुफ्ती साहब ने अभी 1 साल उनको नहीं हुआ, लोग ये क्यों नहीं बोलते कि तायरा मैडम का भी तो 1 साल हो गया ना, वो तो 400 करोड़ का बजट रखने वाली कारपोरेशन है। उससे पहले शेख रशीद साहब थे 2.5 साल, 3.5 साल में शहर को क्या मिला? नाकाम सच मानों में मालेगांव कारपोरेशन में बरसरे इक़्तिदार हुई है, मगर इल्ज़ाम जो है वो मुफ्ती साहब पे लगा के सवाल किए जा रहे। वो सरकार में भी कोई सरकार में नहीं है, वो आज अपोजिशन में है, और उनको अभी वक्त नहीं मिला। और मुझे आज भी मैं पूरी उम्मीद हूँ कि हालात जब नॉर्मल होंगे सरकार के, आए अभी तक उनको पूरा उनका एमएलए फंड तक नहीं मिला, तो काम किस बुनियाद पे करेंगे? तुम 450 करोड़ की कारपोरेशन को छोड़ के जो 2 करोड़ एमएलए फंड मिलता, उसमें काम की बात बोलेंगे, वो भी आज सरकार ने अभी तक नहीं दी। अब मैं ये इल्ज़ाम तो सरकार पे लगाओ तो फिर कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी सब पे लगा दूंगा, मगर सवाल ये है कि इल्ज़ाम मैं उन पर भी इसलिए नहीं लगा रहा कि ये महामारी में सभी लोग हैरान हैं, सभी हैरान है। आज जो अप्रैल मई में बजट मालेगांव महानगर पालिका का आ जाता था, आज सितंबर ख़त्म होने पे आ गया, वो बजट नहीं रिलीज़ कर पाए। तो उससे पहले उनका जो 2.5 साल था उस वक्त तो चलो लॉकडाउन और ये, मैं अब ये साल भर के इसमें
मैं तायरा मैडम को भी इल्ज़ाम नहीं देना चाह रहा, क्योंकि हालात वैसे नहीं है, लॉकडाउन और इन सब हालात में। मगर पिछला जो 2.5 साल था जी, उसमें भी तो उन्होंने कुछ नहीं मालेगांव शहर में किया। तो मुफ्ती साहब के सवाल पे मैं एकदम पुरुम्मीद हूँ कि हालात नॉर्मल होंगे, वो बराबर शहर के पुख्ता काम करने की कोशिश किया जाए, यानी की जाएंगी। 1.5 साल बाद कॉरपोरेशन चुनाव होगा, जनता दल किन किन पार्टियों से इत्तेहाद कर सकती है? जनता दल बदउनवान और तुम्हारा फिरका परस्त पार्टी को छोड़कर हम सबसे पैक्ट करने के लिए तैयार। आज जो शहर के हालात हैं, सही बात यह है कि मुफ्ती साहब की सरपरस्ती में हम एक आगाड़ी बनाएंगे और उस आगाड़ी में जनता दल ही बड़ा भाई का रोल अदा करेंगी, और उसमें फिर जिन पार्टियों को आना होगा, फिरका परस्त और बदउनवान पार्टी को छोड़ के बाकी छोटी से बड़ी हर पार्टी का हम इस्तकबाल करेंगे, वेलकम करेंगे। क्योंकि अब कहीं ना कहीं जनता दल को ये लगने लगा है कि शहर के जो हालात हो गए इन 20 सालों में, और पिछले ये, क्योंकि पिछला जो अभी 5 साल जाएगा, ये शिवसेना कांग्रेस का फुल मेजॉरिटी का इक़्तिदार रहा है मिलकर जी, यानी इसमें किसी और की भागीदारी हुई नहीं है। तो ये 5 साल का रिज़ल्ट आवाम के सामने है। तो अब कहीं ना कहीं एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनना चाहिए कि शहर में उस प्लेटफॉर्म में नदी के इस पार ही अक्सरियत मिल जाए, और उसके लिए मैं बोला कि फिरका परस्त और बदउनवान पार्टी को छोड़ के हम सबका इस्तकबाल करेंगे, और मुफ्ती साहब जो है उसके सरपरस्त रहेंगे। और वो इसलिए भी ज़रूरी है कि नदी के उस पार जो हमारा बजट जाता है वो ब्लैकमेल करके इक़्तिदार के हिस्सेदारी में शामिल होते हैं, और उससे शहर मालेगांव शहर का बड़ा नुकसान होने लगा है। तो कहीं ना कहीं अब शहरियान को भी ये सोचना चाहिए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने, उसमें सियासी पार्टियां भी जो छोटी से बड़ी हो वो भी आए, दूसरी जो शहर के लिए सोचती है, ख़ास तौर से नौजवानों की टीम अभी जो मुतहर्रिक हुई है, वो भी अगर आना चाहेंगे तो हम उनका भी इस्तकबाल करेंगे, और उनके लिए भी हमारे पास जगह रहेंगी। हम एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते जहाँ से करप्शन का सवाल इस कॉरपोरेशन के इलेक्शन में हम ख़त्म कर दें, और ये बदउनवान पार्टियों को घर बैठा के एक नई सोच के साथ हम कॉरपोरेशन में जाएं, और उसमें जो मुतहर्रिक नौजवान हो रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश रहेंगी कि वो उस प्लेटफॉर्म में हमारे साथ जुड़ें। ये प्लेटफॉर्म बनाने का अहम मकसद ये है कि कांग्रेस और जो बदउनवानी है वो चोली दामन का साथ हो गया है। अब तो ऐसा हो गया मालेगांव शहर में कि अगर मैं ये बोल दूं कि यहाँ करप्शन हुआ है तो मुझे ये भी नहीं बोलना पड़ता किस पार्टी ने किया है, और ये अपोजिशन की हमारी ताकत है, जनता दल की। इसी को अपोजिशन बोलते हैं कि एक बात लोगों के जहन में जो सच्ची थी वो हमने ऐसी बैठा दी कि अब आवाम के सामने ये सवाल नहीं बचा कि बदउनवानी कर रहा है तो कौन कर रहा है। इसलिए अब मैं पार्टी भी बोलना बंद कर देता आमतौर पे कि यार कांग्रेस पार्टी। न्यूज़ मालेगांव के नाजरीन के लिए बिलखुसूस और शहरियान मालेगांव के लिए बिलउमूम आपका कोई पैगाम? ऐसा है कि न्यूज़ मालेगांव खुद एक मुतहर्रिक चैनल है। मालेगांव में 2-3 ही चैनल है जिसको मैं मुतहर्रिक मानता हूँ, उसमें न्यूज़ मालेगांव है, और मैं उनके कारइन से, और मेरे ख्याल से लगभग 40,000 उसके सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो मुबारकबाद देता हूँ न्यूज़ मालेगांव के कारइन को कि उन्होंने एक अच्छा चैनल, और हम लोगों के लिए भी यानी मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता कि हमारी बात पहुंचाने का एक आसान तरीका अब हो गया जी। पहले अखबारात में, और वो तो एक प्रिंट मीडिया है, मगर ये उससे भी आसान तरीका हो गया। तो मैं यही चाहूँगा कि उनको मुबारकबाद दूँ, और आगे भी उसमें लोग बढ़ें आपके चैनल में। और मालेगांव शहर से ये गुजारिश करूँगा, ख़ास तौर से नौजवानों से, कि शहर के हालात अब ऐसे हो गए हैं कि वो कोशिश हर तरीके से करें। मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि यार अभी कुछ लोगों ने कहा नौजवान वकील लोग भी कॉरपोरेशन गए, इत्तेफाक से मैं वहाँ मौजूद था। तो मुझे हमारे उसमें एक दोस्त हैं एडवोकेट खालिद, वो बोले भी कि यार मुस्तकीम भाई ये ऐसा, तो मैं उनको कापालनी साहब के पास थे, मैं उनको एक ही बात बोला कि यार सवाल ये नहीं है कि ये क्या बोल रहे हैं, अहम सवाल ये है कि इनको कॉरपोरेशन आना पड़ गया, आज ये एक अपना इनका शोभा है। दूसरे भी नौजवान जो है आज वो अलग अलग प्लेटफॉर्म से मुतहर्रिक हो रहे, तो इसको मैं अच्छा मानता हूँ कि कहीं ना कहीं लोग जागरूक हो रहे, मगर वो जागरूकता जो है उसका फ़ायदा शहर को कैसे हो।
अगर ये अलग अलग चैनल से करते रहेंगे तो किसी का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, फिर वही पैसे की माँ पहाड़ चढ़ जाएंगी। इसके लिए नौजवानों से मेरी ख़ास तौर से गुजारिश है कि वो भले कोई संस्था के नाम से आएँ, वो इंडिविजुअल आएँ, मगर एक प्लेटफॉर्म हम बना के देंगे, वो उससे जुड़े, ताकि ये शहर के जो आज हालात बन गए हैं, इतने ज़्यादा ख़राब हालात, पुराने लोग बोलते हैं कि मालेगांव शहर के कभी नहीं रहे, और नौजवान ही एक उम्मीद की किरण है कि अगर वो ठान ले तो हालात को बदला जा सकता। और अब वक्त आ गया है बदलाव लाने का, और नौजवानों से मेरी यही गुजारिश है कि वो एक प्लेटफॉर्म पे आके बदलाव करे इस शहर का।